एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। बहुत बढ़िया किया गया है। यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है। यह अंगों के अंदर, जब यह अवकाश कर दिया मतलब एरियोलर टिश्यू हो जाएगा। जब यह अवकाश कर दिया एरियोलर टिश्यू हो जाएगा दोस्त मेरे। कहते हैं यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है या उत्तकों की मरम्मत में सहायक। जितना घाव वगैरह जो होता है ना, घाव वगैरह जो ठीक होता है, सब एरियोलर टिश्यू के कारण होता है। पेशिया उत्तक और तंत्रिका उत्तक के कारण हम चल पाते हैं। तंत्रिका उत्तक के सर आज जेई एग्जाम दिए थे। आज जेई एग्जाम का टोटल साइंस आया ऑन एसके झा सर के बुक से। एकदम टेंशन नहीं लेना है। चला उस बुक से बाहर सेट करने के लिए रेलवे को 3 जन्म और लेना पड़ेगा। तुम आराम से पढ़ो ना। विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। विस्थापन अभिक्रिया आज भी पूछा है रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में। विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी से। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का, एगो एकल विस्थापन, एगो द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का, एगो एकल विस्थापन, एगो द्विविस्थापन। तो बता क्या होगा? एक से अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन में अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक बनता है। एकल यौगिक जब ये बनेगा इस संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा दोस्त। इस कौन अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। फिर कहता है एक कम ऋण विद्युतीय अधातु अपने जलीय विलयन के से अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक को विस्थापित करता है। एक कम अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। क्या होगा आंसर दोस्त मेरे? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो विस्थापित करेगा वो अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील। जो विस्थापित करेगा वो अधिक अभिक्रियाशील। जो विस्थापित करेगा वो अधिक अभिक्रियाशील। जो विस्थापित करेगा वो अधिक अभिक्रियाशील। आज जो विस्थापित होगा वो कम अभिक्रियाशील। ये क्वेश्चन आज भी पूछा है। वैसे एक क्वेश्चन हम सुने हैं भाई, ये क्वेश्चन बता देने से केस हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हमको नहीं पता है पूछा है कि नहीं पूछा। ये क्वेश्चन आज भी पूछा है, लेकिन जो नहीं पूछा है हमको नहीं पता। जो विस्थापित करेगा वो अधिक अभिक्रियाशील। जो विस्थापित करेगा वो अधिक अभिक्रियाशील। जो विस्थापित होगा वो कम अभिक्रियाशील। तो आंसर बता दो। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। जो कम अभिक्रियाशील होगा उसको विस्थापित करेगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? निम्न में से कौन सा पहले पोषी स्तर में होता है? बताओ आंसर। देखो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, ये उत्पादक अगर कहें, हम उत्पादक की बात करें तो ये हो गया प्रथम पोषी स्तर, ये प्रथम पोषी स्तर, ये हो गया द्वितीय पोषी स्तर, ई हो गया दोस्त मेरे तृतीय पोषी स्तर, और ई हो गया दोस्त मेरे चतुर्थ पोषी स्तर। और अलग अलग पोषी स्तर में जाने पर नीचे से ऊपर जाएगा, ऊर्जा घटता है, ऊर्जा घटता। और दोस्त मेरे ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा उपयोग किया जाता, 10% ऊर्जा उपयोग होता। और एक दिशीय होता, जल्दी लिख। एक दिशीय होता। नीचे से ऊपर जो ऊर्जा जाएगा वो एक दिशीय होगा। नीचे से ऊपर जो ऊर्जा जाएगा दोस्त मेरे वो एक दिशीय होता है। नीचे से ऊपर जो ऊर्जा जाएगा वो एक दिशीय होता है। ऊर्जा घटता है, 10% ऊर्जा का उपयोग होता है। कितना परसेंट ऊर्जा का उपयोग होता है? 10% ऊर्जा का उपयोग होता है। आंसर प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक है, द्वितीय पोषी स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय में द्वितीय उपभोक्ता, चतुर्थ में तृतीय उपभोक्ता होता है। आंसर अगला 10% ऊर्जा का उपयोग का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने। किसने दिया था दोस्त मेरे? लिंडमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। अगला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? डीएनए। अब तुमको क्वेश्चन पूछा था कि माता का डीएनए कि पिता का डीएनए, तो कहेंगे दोनों का डीएनए। लेकिन कहेगा डोमिनेंट कौन होता है, तो कहेंगे पिता का डीएनए, पिता का डीएनए। अनुवांशिकी के लिए जिम्मेवार कौन होता है? जीन। जीन नहीं रहेगा तो आंसर क्या मारेंगे? डीएनए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? कपड़ा उद्योग में, कई रासायनिक उद्योगों के ऑक्सीकरण एजेंट, पीने के पानी के कीटाणुनाशक करने के लिए। बताओ जल्दी से क्या होगा? पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। एएलपी 2024 का क्वेश्चन है। एएलपी 2024 का क्वेश्चन है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। कठोरता 2 प्रकार का होता है। कठोरता 2 प्रकार का होता है। कठोरता 2 प्रकार का होता है। एक अस्थायी कठोरता और एक होता है दोस्त मेरे अस्थायी कठोरता। एक अस्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण, क्लोराइड और सल्फेट के कारण। और अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम के
बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, देख लो, अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। मैं पटना में हूं, मेरा केस में नाम दे दिया, कल आके 12 बजे आप मिलिए दोस्त, देखते हैं आपके लिए हम क्या कर पाते हैं। आ जाइए इधर, कहते हैं कठोरता दो प्रकार का, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। कठोरता दो प्रकार का, एक अस्थायी और दूसरा एक अस्थायी। कठोरता दो प्रकार का, अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, और दोनों को दूर किया था सोडियम कार्बोनेट से, जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। सिर्फ एक ही बुक है दोस्त मेरे जो तेरा जान बचा सकता है, उसका नाम है इसके सामान्य विज्ञान। जितना बार पढ़ पाते उतना बार पढ़ के जाना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम कुछ मटेरियल भी दिए एनसीईआरटी का, कुछ बायो का भी, उससे भी 1 2 4 5 क्वेश्चन भी लड़ गया तो समझो बहुत है। सर मैं एएलपी बन गया, आपसे मिलने आ रहा हूं, आ जाइए, वेलकम है आपका। कहते हैं दोस्त मेरे हृदय, बहुत सारे बच्चों का वेटिंग अभी क्लियर किया है। हृदय, पंजर, यहां है मांसपेशी, मांसपेशी। क्वेश्चन आपका क्या है आपको नहीं दिख रहा होगा, रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्त क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों को संचालित करता है? क्या होगा आंसर बता। ये कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन रीढ़ की हड्डी। 24 घंटा ऑन कौन रहता है? हृदय। पंजर तो ये हो गया पंजर, ये मांसपेशी तो मांसपेशी है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन जिम्मेवार? रीढ़ की हड्डी। अगला अगला अगला, बेंजीन के अणु में सिग्मा 12 बंध और पाई बंध के कुल बंधों की संख्या क्रमशः है 12 और 3। अरे अरे 12 और 3 क्या कर रहा है? बेंजीन अणु में सिग्मा बंध, पाई बंध और कुल बंध, बता कितना हो जाएगा? सिग्मा बंध हो गया 12, पाई बंध हो गया 3, कुल बंध की संख्या हो गई 15। सिग्मा 12, पाई 3 और कुल बंधन की संख्या 15। ये यहां से आओगे तो ये यहां से ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहां से ये हाइड्रोजन, यहां से ये हाइड्रोजन, यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये हाइड्रोजन। अब दोस्त मेरे बढ़िया से देख लो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्या मामला है। ये दोस्त मेरे सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, और जहां डबल बॉन्ड होगा आपको पता होगा ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो कई गो सिग्मा है, कई गो पाई बॉन्ड है? 3 गो सिग्मा है, 3 गो पाई है और 12 गो सिग्मा है। टोटल मिला के कितना हो गया? 15 गो बंधन है। अगला 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 क्वेश्चन बता दो जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं रजनी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी, सीधी बात नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत है। रजनी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाता है। क्या रजनी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भरी परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाता है? H2SO4 से भरा हुआ है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहा है। रजनी सी क्या कर रहा है? ये अम्ल है, क्षार है। तो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा बताओ, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद हो जाएगा CaSO4 प्लस H2O। तो बताइए मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम एसिटेट भी नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर। H2SO4 जब CaOH Hal 2 से विक्रिया करेगा CaSO4 प्लस H2O दे देगा, CaSO4 प्लस H2O दे देगा। दोस्त इंग्लिश में मेरा कंटेंट है, देखो अभी कर देंगे, ये इंग्लिश में आ जाएगा, लेकिन दोस्त जगह नहीं बचता है, पढ़ाने में दिक्कत होती है। लो इंग्लिश में देखो कर दिए, हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेना, इंग्लिश में है ये कंटेंट आपका नहीं होता है क्या? होवे करता है दोस्त, लेकिन मेरे पास हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं। आप बोर्ड देखो, बोर्ड में कितना डिफरेंस आ जाता है। अभी ऐसे कर देंगे, देखो कितना आराम से बच्चा को समझाने में आसानी होती है, इसलिए कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्र हमारे पास नहीं है, 1% ही है। कहते हैं कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया किस प्रकार निकाला जाता है? बताओ कौन प्रक्रिया, बता जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी किसी की डी? परासरण के द्वारा। परासरण के द्वारा रक्त को छाना। निस्यंदन, जल से में से अघुलनशील अशुद्धि को निकालना। जल में से अघुलनशील अशुद्धि निकालना। जल में से अघुलनशील अशुद्धि निकालना। जल में से अघुलनशील अशुद्धि को निकालना। अब शोषण नहीं होगा। इंजाइम, इंजाइम के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये उत्प्रेरक का काम करता है। इंजाइम दोस्त मेरे उत्प्रेरक का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में
क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में जाओगे तो क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम करता है। जल में से अघुलनशील अशुद्धि का निकलना निस्यंदन है। परासरण की अगर हम बात करें तो ये परासरण हो गया सटके का फूलना, किशमिश का फूलना। इधर एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम बोले तो उत्प्रेरक, एंजाइम एक प्रकार का क्या है दोस्त मेरे, उत्प्रेरक है। क्लोरोफिल भी एक प्रकार का उत्प्रेरक है। अगला 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 देखो, इंग्लिश कर दिए ना, ये को कुछ नहीं दिखाएगा। अगला क्वेश्चन बता दो जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ। कहता है ऑर्स्टेड ने कहा था कि अगर किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऑर्स्टेड के प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है? किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होती है। एकदम सही बात है। अगर कोई धारावाही चालक तार है उसके बगल में आप मैग्नेटिक नीडल रखिएगा तो वो विक्षेपित हो जाएगा। फिर कहता है धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एकदम सही बात है। कोई भी धारावाही चालक तार उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यही तो एच.सी. ऑर्स्टेड कहता था। एक धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय दिक्सूचक की सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा के उलटने पर परिवर्तित नहीं होगा। एकदम हो जाएगा। अगर प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करोगे ना तो विक्षेपण ऐसे हो रहा था, ऐसे हो जाएगा, पलटी मार देगा। तो आंसर बता दो जल्दी से। ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए और बी। अगर कोई एच.सी. ऑर्स्टेड कहता था अगर किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वह अगर उसके पास कोई चुंबकीय दिक्सूचक लेकर जाएंगे मैग्नेटिक नीडल तो उसमें विक्षेपण हो जाएगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावे अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। बताओ आंसर। पसलियों के अंदर धंसती और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। इत्तेफाक गलत है। पसलियां अंदर कहता है अंतः श्वसन मतलब जब खींचते हैं, अंतः श्वसन मतलब जब खींचते हैं तब खींचो तो पसलियां तो बाहर ना आती है रे। अभी खींच के देखो, अंतः श्वसन मतलब अंदर खींचना, ऐसे खींचो तो पसलियां बाहर आती है और डायफ्राम अंदर आता है। तो ये कह रहा है पसलियां अंदर धंसती है तो पसलियां तो बाहर आती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। ये गलत है, यही गलत है। अंतः श्वसन मतलब जब सांस आप खींचते हैं तो पसली अंदर धंसता है, पसली बाहर आता है। पसली क्या होता है दोस्त मेरे? बाहर आता है। यही गलत है। एक को चुनने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव नेत्र के बारे में सही है? बताओ मानव नेत्र के बारे में कौन सा सही है? एक भी किसी दृष्टि पटल की परिधि शलाका और शंकु से कम होती है। ये तो साफ है गलत। शलाका शंकु की कोई परिधि ही नहीं होती है। दृष्टि पटल मतलब रेटिना हो गया। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत पहुंचाती है। श्रवण तंत्रिका जो होता है वो मस्तिष्क को संकेत पहुंचाती है। फिर कहता है नेत्र लेंस दृष्टि पटल पर प्रकाश केंद्रित करता है। एकदम ही सही बात। ये चला, इसका ऑप्शन का कोई सेंस नहीं है। पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है। ये भी चला गलत है। परितारिका पुतली को नियंत्रित करती है, उल्टा लिख दिया। नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस है ये प्रकाश को कहां केंद्रित करती है? कहां केंद्रित करती है? रेटिना पर। नेत्र लेंस दृष्टि पटल यानी रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करती है। और कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनाता है दोस्त मेरे? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। यहां जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो साफे गलत है। पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी आर व्युत्क्रमानुपाती होता है एल के। बाप रे बाप, आर समानुपाती होता है एल के। पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सही है। पदार्थ का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के चरबल का अनुक्रमानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक्चुअल में आर समानुपाती होता है एल के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के, और आर समानुपाती होता है दोस्त मेरे ताप के। आर समानुपाती किसके होता है? ताप के। अब प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, और ताप का समानुपाती होता है। ताप का क्या होता है? समानुपाती होता है। अगला अगला अगला, हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल का पीएच 5.6 से कम होगा तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होगा? बता। अम्लीय जल जब नदी में बह जाएगा तो नदी के जल मछलियों की संख्या बढ़ जाएगी, जल थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाएगा, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाएगा। आंसर, जब वर्षा जल अम्लीय है तो अम्लीय होता है तो आपको पता होगा 7 से कम, 7, 6, 5, 4, इधर से इधर जाओगे तो अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता। इधर से इधर जाओगे दोस्त मेरे तो 8, 9, 10, इधर से इधर जाओगे ना क्षारीयता बढ़ता है। इधर से इधर जाओगे क्षारीयता बढ़ता। तो पीएच मान जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ज्यादा होगा, लेकिन पीएच मान जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा होगा। ये अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। तो इधर आने पर कह रहे हैं जैसे ही पानी मिला देंगे हम
अम्लीय वर्षा जब पानी मिल जाएगा तो पानी का अम्लीयता बढ़ जाएगा, तो अम्लीयता बढ़ेगा तो पीएच का मान घट जाएगा, पीएच मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगा। जल्दी लिख। हो गया। अगला 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 कहते हैं बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बता में कौन सा कथन गलत है? बायोगैस के बारे में कौन सा कथन गलत है? बायोगैस में 1% से कम मीथेन होता है, तो साफे बवंडर मिस्टेक है। 65% के आसपास मीथेन होता है, वहां दिया है 1%। बायोगैस में धुएं के बिना जलता है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता, एकदम सही है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में जानते हैं। बायोगैस के उत्पादन में संयंत्र के हिस्सों में सब्जी अपशिष्ट मल का उपयोग किया जाता है, एकदम सही बात है। बायोगैस में मीथेन 1%, 65 से 70%। बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट? 65 से 70% होता है। कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? बताओ क्या होगा आंसर। कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? बताओ। जितना ही ई हे ही ले लो, हे ही ले लो, हे ही ले लो, हे ही ले लो, ये तीनों जो है दोस्त मेरे ये विद्युत का कुचालक है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट है। विद्युत का कुचालक देखो कौन कौन है, विद्युत का कुचालक कौन कौन है, बढ़िया से देख लो। एगो तो कार्बोहाइड्रेट है, एगो दोस्त मेरे कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन है, दूसरा अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रोकार्बन है। और तीसरा अगर हम बात करें शुद्ध पानी ले लो, ये भी विद्युत का कुचालक है। शुद्ध पानी ले लो, ये भी विद्युत का कुचालक है। उसके बाद तुम आसूत जल ले लो, आसूत जल ले लो, आसूत जल ले लो, ये भी विद्युत का क्या है? कुचालक है। ये भी विद्युत का क्या है? कुचालक। शुद्ध जल ले लो, आसूत जल ले लो, ये भी विद्युत का क्या है? कुचालक है। आंसर। सोडियम क्लोराइड तो सबको जानता है, सोडियम क्लोराइड भी याद रखना, ये ठोस अवस्था में कुचालक है। ठोस अवस्था में कुचालक है। ठोस अवस्था में दोस्त मेरे ये कुचालक है, और द्रव अवस्था में सुचालक है। द्रव अवस्था में सुचालक है, ठोस अवस्था में कुचालक है और द्रव अवस्था में सुचालक है। थर्ड एडिशन की किताब से नहीं चलेगा, या तो 4th होना चाहिए या तो 5th होना चाहिए। एकदम क्लियर बात चला, कोई झोल झाल वाला बात नहीं। ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक। ये लेकिन ग्लूकोज, अल्कोहल, केरोसिन किसी भी अवस्था में रहेगा तो विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि जितना भी कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, शुद्ध जल, आसूत जल, सब विद्युत का कुचालक है। आंसर 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 बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। ऐंठन हो रहा है तो क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन की कमी हो गया, लैक्टिक एसिड बन गया होगा। बताओ आंसर। अरे 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद ऐंठन होती है, इनमें से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक उदाहरण हो सकता है? एक सटीक उदाहरण क्या हो सकता है भैया? लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा मारून सरिया के। ऑक्सीजन की कमी और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही ना थकान होता है। लैक्टिक एसिड और ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है थकान। एक एग्जांपल बता दे मेरी जाने मोहब्बत, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर 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 NaOH H2SO4 से अभिक्रिया करेगा। Na2SO4 प्लस H2O दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? बता। ये क्षार है, ये अम्ल है और ये लवण और जल बना रहा है, तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, मर्सरिया के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रेडॉक्स आज भी अभिक्रिया के प्रकार से क्वेश्चन था। संयोजन, वियोजन, अभिक्रिया वगैरह ढेरी था। ऐसा सवाल की एसके जैसा मन विज्ञान पलट लोगे तो मिल जाएगा, हम कहेंगे नहीं। वही AB से अभिक्रिया करेगा कि बनाएगा AB, वो सब बात लेकिन कहने का नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन है लेकिन तरह हम बताएंगे नहीं। देखो यह है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है मेरे पास आज का, लगभग हमको लगता है 16-17 को है, लेकिन तरह बताएंगे नहीं। ठीक ना? इसलिए कि बताना अलाउड नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझिए। टॉपिक तो पर तो बात कर ही सकते हैं। अब जो हम पढ़ाए हैं जो तरह ओकरो में था, गोबर गैस के क्या हाल है? अभी जो पढ़ाए वही था। अभी जो पढ़ाए तोरा R = ρL/A वगैरह वगैरह छोड़ो, जाने दो। की करेगा? आप बताना अलाउड नहीं है, इसलिए तोरा बता नहीं रहे हैं। निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है? एकरो से क्वेश्चन आज था। अभिक्रियाशीलता से भी एक क्वेश्चन था ना। मेरे पास जो कैंडिडेट है वो भी हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन दोस्त टॉपिक पे तो बात हो ही सकती है, क्वेश्चन पे बात नहीं होगी। बताओ। V = IR के की हाल है? R = ρL के भी हाल ठीक है होगा। गोबर गैस, संयोजन, वियोजन, जूल, चुंबकीय क्षेत्र, खूब मन लगा के पढ़ो, चला एकदम टेंशन नहीं होगा। रिएक्टिविटी सीरीज एकदम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है? बताओ किसकी अधिक है?
इसके लिए तुमको रिएक्टिविटी सीरीज पे जाना होगा। क्या होगा आंसर बता? ए की बी किसी की डी, देख लो हाइड्रोजन से अधिक कह रहा है। हमको तो लगता है बस यही सपना है ही हो जाएगा। मैग्नीशियम, जिंक, टीन, सीसा, आयरन, सोडियम, ये हो जाएगा आंसर। हाइड्रोजन से अधिक इन्हीं का है, हाइड्रोजन से अधिक इसी का है, ये एकदम याद रखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देख लेना। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है, बताओ कहां? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये है, इसका वक्रता केंद्र कहां स्थित होगा? दर्पण के आगे के पीछे। ये हो गया आगे, आयन हो गया पीछे। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? बताओ। आगे को ही हम लोग सामने भी कहते हैं। और जब ये पीछे हुआ तो ये आगे हुआ, सामने ये ना होगा, ये सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ। जल्दी बता आंसर। अच्छा बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? दर्पण के सामने इज द राइट आंसर। अगला, अम्ल और क्षार जल में मिलाने पर क्या होगा? दो तरीके, लवण और जल बनाएगा, एकरा की सोचना है। अम्ल और क्षार को जल में, अच्छा अम्ल और क्षार को जल में मिला रहे हैं। प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, प्रति इकाई आयतन में सांद्रता की आयनों की सांद्रता में कमी, विलयन तनु हो जाएगा, विलयन अधिक सांद्र हो जाएगा। बता क्या होगा आंसर? जल्दी बता। एक तो दोस्त मेरे प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाएगी, सांद्र नहीं होगा, तनु हो जाएगा, और दूसरा तनु हो जाएगा, यही हो जाएगा। जब अम्ल क्षार में जल मिला दोगे तो सांद्रता में कमी आएगी और तनु हो जाएगा, सांद्रता में कमी आ जाएगी और तनु हो जाएगा। कितना सिंपल तो है। 2 और 3 इज द राइट आंसर। जब ये तनु होगा मतलब आयनों की सांद्रता में कमी आ जाएगी, पतला हो जाएगा। और जब ये अम्ल क्षार जल से विक्रिया करेगा, इसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार जल से विक्रिया करेगा, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? जल्दी बता। सबको पता है टमाटर, दूध लैक्टिक एसिड का, चीटी का डंक फॉर्मिक एसिड, नींबू साइट्रिक एसिड, रटल होगा सबको। अगला, इतम मारदोर चलवा कहती है ननी ना 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 ना, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, बहुत बढ़िया बात, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बहुत बढ़िया बात, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस है। अच्छा उत्तल लेंस है, हम अवतल दे दिए, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है दोस्त मेरे, इसकी फोकस दूरी और लगा हुआ होता था निगेटिव, प्लस 12 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यू का मान हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देख लो 12 सेंटीमीटर फोकस है, यानी ये जो फोकस है मान लो ये 12 है, 12 6 18 इसके बीच में वस्तु है। हमको पता है अगर 2f पर रहेगा तो 2f1 पर रहेगा तो 2f2 पर बनेगा। आज जैसे ही इसको हम इधर लाएंगे ये थोड़ा सा इधर बनेगा यहाँ। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन फिगर है, ये तुम्हारा क्वेश्चन फिगर है, ये तुम्हारा क्वेश्चन फिगर है, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन फिगर है। तो बताओ उल्टा तो बनेगा, ये बात तो फिक्स है कि उल्टा बनेगा। अब आंसर बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। अब कह रहा है 1 से अधिक, तो तुम बढ़िया से देखो कि अब 2f पर रखेंगे, 2f पर बराबर, जैसे ही इधर लाएंगे इधर जाएगा तो बड़ा बनेगा, तो बड़ा बनेगा तो आवर्धन 1 से अधिक होगा, बड़ा बनेगा तो आवर्धन 1 से अधिक होगा, बड़ा बनेगा तो आवर्धन 1 से अधिक होगा। बढ़िया से देख लो, अगर 2f1 से अंदर आएगा, 2f1 से अंदर आएगा तो अंदर आएगा दोस्त मेरे, तो 2f2 से बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो बड़ा बनेगा। यहाँ 2f1 पर रहेगा तो बराबर, इधर जाएगा जो जो अनंत की ओर जाएगा बड़ा, तो बड़ा बनेगा तो 1 से अधिक बनेगा, और उल्टा तो बनवे करेगा। आंसर अगला, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? बता। जो नहीं सड़ेगा, एक को है नाइलॉन, अजैव निम्नीकरणीय। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये तो बना देगा ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकरण, 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 अपचयन, अपचयन, उपचायक, उपचायक, ऑक्सीजन जुटता, हाइड्रोजन हटता। अब बताओ जल्दी से, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक और मामला होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकरण, अपचयन, उपचयक। कह रहा है अपचयन, अपचयन के संबंध में बताओ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, हाय कौन सा कथन अच्छा गलत है कह रहा है? देख लो, हाइड्रोजन का संयोग, ना ना यहाँ गड़बड़ लिख दिया हम ही,
यहां पर दोस्त मेरे ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, इलेक्ट्रॉन त्याग ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब ठीक है, हाइड्रोजन का संयोग देखो, हाइड्रोजन प्लस में है तो संयोग, ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब निकलना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम सिटी नहीं दिख रहा है, दिखाएगा दोस्त, काहे टेंशन ले रही है तुम, एकदम दिखाएगा, सबके एग्जाम होगा, जकर जकर रिजेक्ट नहीं हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार की गुणवत्ता नहीं है? एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ क्वेश्चन में आपका स्वागत है। क्षार लिटमस का रंग बदलता है, एकदम सही बात है। चिकना साबुन जैसा होता है, उसके जलीय विलयन एक विद्युत प्रवाह का संचालन करते हैं। अम्ल क्षार दोनों सुचालक होता है। स्वाद में मीठा होता है, क्या होगा आंसर? जल्दी बता। स्वाद में तीखा होता है। क्षार जो होता है स्वाद में तीखा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। चिकना और साबुन के जैसा होता है, ये भी सही है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत का सुचालक है, दोनों लिटमस पत्र का रंग बदलते हैं। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, उसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, उसका रंग बैगनी होता है। कौन सा एक संतृप्त है? संतृप्त मतलब एल्केन है। एल्केन है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? इथेन, यही तो मार दो। एल्केन, संतृप्त मतलब एल्केन, एल्केन बोले तो इथेन, बाकी सब और संतृप्त। संतृप्त मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है। बता कौन लेंस? जल उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तब कंचों को देखने पर उसका आकार वास्तविक आकार से बड़ा जब भी दिखेगा दोस्त मेरे, अवतल लेंस में नहीं दिखेगा। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब, इसमें हमेशा वस्तु कहीं भी रखिए, हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। और जब भी बनेगा समतल दर्पण होगा नहीं। समतल, पानी आर पार दिखाई देता है इसलिए दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। पानी आर पार दिखाई देता है इसलिए समतल अवतल लेंस नहीं होगा। अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा दिखाई देता है। ये वास्तविक आकार से बड़ा, वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देने के लिए उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है दोस्त मेरे? उत्तल लेंस होता है। अगला, फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी, जब भी पानी की बूंद होगी आर पार प्रकाश जाएगा। आर पार प्रकाश जाएगा मतलब अपवर्तन होगा। जब भी प्रकाश आर पार जाता है तो अपवर्तन होता है, और दर्पण में परावर्तन होता है। फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग, फ्रैक्चर हो गया है और अस्पताल गया। डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। एक्स का मान क्या है? एक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर करवाया है रे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आई जिप्सम से बनता है। ये क्वेश्चन तेरा पूछा है इस बार एएलपी में। 100 डिग्री सी या 273 केल्विन पर जब गर्म करेंगे जिप्सम को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा के नाम से जानते हैं। आज जब जिप्सम को, क्वेश्चन इस बार एएलपी 2024 का क्वेश्चन है, जब जिप्सम 100 डिग्री सी या 273 केल्विन पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्त मेरे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हो गया। अगला दोस्त मेरे, समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है इस बार। CH2 यानी 14 परमाणु भार का, 12 2 14 का। CH2 अभी तुरंत 7:30 बजे हम पढ़ाए, मेथिलीन के नाम से जानते हैं। 2 कार्बन रहता तब ना एथिलीन, इसको मेथिलीन के नाम से जानते हैं। और ये आंसर हो जाएगा 14 इज द राइट आंसर। समजातीय श्रेणी में क्रमागत सदस्यों के बीच आणविक अंतर कितना का होता है? मेथिलीन, CH2 का। अगला कहते हैं जड़ों में की जल अवशोषित करने वाली, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोम जैसी संरचना, हेयर लाइक पार्ट्स क्यों बनाए जाते हैं? बताओ जल्दी से। ए की बी की सी। जड़ों में जो लंबे अवशोषित करने वाले अधिचर्मी कोशिकाओं में लंबे रोम जैसी संरचना जो बनाते हैं ताकि वो अवशोषित कर सके जल को अधिक से अधिक। अवशोषण के लिए उपलब्ध सतहीय क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए तो एस्टोमेटा है। एक और है जड़ में जो आप झाड़ी टाइप का देखते हैं रोम जैसा, वो अवशोषण के लिए अधिक क्षेत्र जनरेट कर सके इसीलिए बनाया जाता है। और एस्टोमेटा में जो छिद्र होता है दोस्त मेरे, वो क्यों बनाया जाता है? वाष्पोत्सर्जन के लिए। कहते हैं किस धातु को अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? बता। कार्बन का एकमात्र अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो होता है ये सुचालक है। कार्बन का एकमात्र हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन इसी का है। फुलरीन को जियोडेसिक संरचना के नाम से जानते हैं। तो ग्रेफाइट हो जाएगा। सल्फर एसेट हो जाएगा, मलहम में लगाते हैं। फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखते हैं। ऑक्सीजन ईंधन नहीं है लेकिन जलने में मदद करता है। ऑक्सीजन ईंधन नहीं है लेकिन जलने में मदद करता है। ऑक्सीजन दोस्त मेरे ईंधन नहीं है लेकिन जलने में क्या करता है? मदद करता है। अगला,
निम्न स्थितियों में, कौन स्थिति में दोस्त मेरे, निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशा पर विचार कीजिए। एक सीधी धारावाही तार के किसी अस्थिर कुंडली की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान होना। प्रेरित विभवांतर उसी सीधे धारावाही तार को उसी अस्थिर कुंडली से दूर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान प्रेरित विभवांतर का परिमाण डैश होगा और उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह डैश होंगे। क्या होगा आंसर? देखो कहते हैं अगर 1.5 मीटर पर सेकंड, ये अगर मान लो कोई कॉइल है, इसकी ओर तुम 1.5 मीटर पर सेकंड से लेके जाओ या इससे दूर तुम 1.5 मीटर पर सेकंड से लेके जाओ, विभव समान जनरेट होगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, उसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा, उसका प्लस तो दूसरे का माइनस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। 1.5 मीटर पर सेकंड से इधर लाओगे, 1.5 मीटर पर सेकंड से उधर लाओ, फ्लक्स कटेगा उतनी ही तेजी से। अब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। सर थोड़ी सी मदद चाहिए, मैं रेलवे एम्प्लॉई हूं, दोस्त आके मिल लीजिएगा, जो थोड़ी सी मदद होगी तो जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय परिघटना, ये चला सुपर फास्ट डिस्कशन है, 50 मिनट में 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका और चपटी प्रतीत होने की परिभाषा करता है? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय, प्रकीर्णन प्रकाश का क्षय, प्रकाश का किसी भी वस्तु का किसी खास रंग में दिखाई देना, जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देना, आकाश के नीचे पानी का रंग नीला दिखाई देना, खतरे में लाल रंग का प्रयोग करना, वर्ण विक्षेपण मतलब 7 रंगों में बढ़ जाना, इसका एग्जाम्पल है पूर्णांतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, इस सब हीरे का चमकना दोस्त मेरे, इस सब पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है, पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है, पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्णांत मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में बंटना, प्रकीर्णन प्रकाश का क्षय, खतरे में लाल रंग का प्रयोग होना, किसी खास आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश के नीचे पानी का रंग नीला दिखाई देना, ये सब प्रकाश का प्रकीर्णन। व्यतिकरण कभी कभी दिखाई देना, साबुन के बुलबुले का कभी कभी चमकना, ही क्या है? व्यतिकरण है। अगला, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलेगी? रतौंधी से छुटकारा मिलेगा, और की होगा? बताओ आंसर। विटामिन ए बोले तो रतौंधी होता है, इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी, इसलिए बच्चों को गाजर खिलाना चाहिए, नहीं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या समान होगी। समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान हो भी सकता है, अरे बाप रे बाप, समीकरण के दोनों ओर आयतन समान नहीं होगा, द्रव्यमान। समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान होनी चाहिए, समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए। डी फॉर डॉग। उत्पाद की संख्या नहीं, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। दो चीज, संतुलित रासायनिक समीकरण अगर होगा तो एगो तो द्रव्यमान, एगो द्रव्यमान और दूसरा परमाणु की संख्या, दूसरा परमाणु की संख्या, एगो तो द्रव्यमान दूसरा परमाणु की संख्या। और एगो चीज और ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण की अगर हम बात करें, असंतुलित समीकरण की अगर हम बात करें, इसको हम लोग ढांचा या कंकाल समीकरण कहते हैं, ढांचा या कंकाल समीकरण कहते हैं, इसको हम लोग ढांचा या कंकाल समीकरण के नाम से जानते हैं। ढांचा या कंकाल समीकरण के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ढांचा या असंतुलित समीकरण को। असंतुलित समीकरण में दोनों तरफ द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या समान होगी। संतुलित समीकरण की अगर हम बात करें, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला 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 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्न से किसी कुंडली का विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। किसी क्षण चुंबक को एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान करेंगे, एकदम होगा, गतिशील होगा तो फ्लक्स कटेगा, ईएमएफ जनरेट होगा। किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, कुंडली और क्षण चुंबक दोनों समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, कुंडली और क्षण चुंबक समान चाल से एक दूसरे, क्या होगा आंसर? जब बताओ, सी नंबर इज द राइट आंसर। कुंडली और क्षण चुंबक दोनों समान चाल से समान दिशा में अगर गतिमान होगा, समान चाल से समान दिशा में अगर गतिमान होगा तो दोस्त मेरे आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी सीरीज इसके बुक में कहां है? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में देखना, रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है लास्ट के पन्नों में। अगर समान चाल से दोनों चलेगा तो फ्लक्स नहीं कटेगा। डोबेरिनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सही क्रम पता क्या है? द्रव्यमान, दूसरे का द्रव्यमान जो होगा वो पहले और तीसरे के द्रव्यमान के बराबर होगा। बता आंसर। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही क्रम सही है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। लिथियम पहला वाला जो है उसमें है लिथियम सोडियम और पोटेशियम। पहला वाला का क्रम भी याद रखो, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। क्रम इसलिए क्योंकि इसका जो दूसरे का द्रव्यमान है, दूसरा का जो द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे का औसत है, पहला प्लस तीसरा का औसत है, पहला प्लस तीसरा का औसत है दूसरे का द्रव्यमान, इसीलिए क्रम जरूरी है। कुछ नहीं दोस्त मेरे, एसके झा सामान्य विज्ञान ई पार से ऊपर जितना बार हो सकता है कर लो।
अगला बताओ, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होगा? 0। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे। 90 डिग्री पर या लंबवत, 90 डिग्री पर या लंबवत होने पर धारा या ईएमएफ या लगने वाला बल जो होगा वो महत्तम होगा, और अगर दोस्त मेरे 0 डिग्री पर और समानांतर की बात करें तो लगने वाला तब दोस्त मेरे धारा, ईएमएफ और बल, इस सब जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। शून्य कहिए या न्यूनतम कहिए, तब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 को हो या न्यूनतम को। 90 डिग्री हो जाएगा तो लंबवत होगा, धारा या ईएमएफ या बल का मान महत्तम हो जाएगा। धारा या ईएमएफ या लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। जल्दी लिख। रिएक्टिविटी सीरीज सबसे लास्ट में दिया हुआ है दोस्त मेरे। धारा, ईएमएफ या बल का मान महत्तम हो जाएगा 90 डिग्री और लंबवत रहने पर। 0 डिग्री या समानांतर धारा, ईएमएफ, बल का मान 0 या न्यूनतम हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? आज भी क्वेश्चन पूछा है दोस्त मेरे, वो जो एग्जाम्पल मेरे किताब में नहीं है, A+B उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। एक भी क्वेश्चन एसके या सामान्य विज्ञान से बाहर नहीं जाएगा। आप उसको अगर जाएगा तो समझ लो किसी से नहीं बनेगा। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बताओ आंसर जल्दी बता। है ये तो नहीं है, ये तो चला प्रकाशीय अपघटन है। ये दोस्त मेरे प्रकाशीय अपघटन है। कौन अपघटन है? प्रकाशीय अपघटन है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड में जो सिल्वर बनता है, ये स्लेटी रंग का बनता है। यह क्वेश्चन तोरा पूछा है। बाकी सब विस्थापन अभिक्रिया तब हुए करेगा। एक एक ऑप्शन चुनना है, कोई एकल विस्थापन है, कोई द्वि विस्थापन है। आंसर बता दो। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। कोई एकल विस्थापन है, कोई द्वि विस्थापन है। वो जो जल्दी बता। अगला दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस। डेली 50 मिनट आपकी